हे सीयूईटी एस्पिरेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ओडीसी। एंड आज हम करने वाले हैं लॉन्ग रन कॉस्ट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है सीयूईटी का। एंड 2025 में भी इससे केस स्टडी आ चुकी है, एंड उससे पहले भी और इस साल भी क्या हुआ था, इसमें से केस स्टडी तो नहीं आई थी बट डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो ये सब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इकोनॉमिक्स की टर्म में कॉस्ट का क्या मीनिंग है। तो मान लो आपको कुछ बनाना है, आप एक फैक्ट्री का ऑनर। ओके, हम सारे पहले इमेजिन करके सीखेंगे, देन वी विल मूव टू एनसीईआरटी मटेरियल, ताकि इसको याद करना और समझना बहुत ईजी हो जाए हमारे लिए। ओके, सो लेट मी टेक यू कहीं और पहले। ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आप हो एक फैक्ट्री के ऑनर। ओके, एंड आपकी फैक्ट्री में केक्स जो है वो मैन्युफैक्चर होता है। ओके, तो अब केक को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको मिल्क चाहिए, आपको विप्ड क्रीम चाहिए, आपको बहुत सारे कुछ चाहिए होता है। मान लो कुछ भी कलर चाहिए, फूड कलर्स वगैरह, एसेट्रा एसेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें, मशीन्स चाहिए आपको। ठीक है, मशीन्स चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए। ठीक है, तो जो केक बनेगा, केक बनने में किस किस चीज़ का कंट्रीब्यूशन है, इतनी सारी चीज़ों का। तो इसको बनाने के लिए, फाइनल केक को तैयार करने के लिए आपको कुछ कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना। जैसे कलर्स लेना है, व्हिप क्रीम लेना है, तो उसके लिए आपको कुछ फंड्स यूज़ करने होंगे। तो वो जो फंड यूज़ हो गए उसको एक कॉस्ट बोलते हैं। तो कॉस्ट एक ऐसा मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी हम बोल सकते हैं, जो मिनिमम अमाउंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो मिनिमम से मिनिमम अमाउंट है उसको बोलते हैं कॉस्ट। अब मिनिमम क्यों बोला मैंने? क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, हमेशा प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोड्यूसर होता है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट। उसको प्रॉफिट को अपना जितना हो सके उतना करना है। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मतलब जितना आपने केक को बेच के कमाया माइनस जितना आपको केक को बनाने में खर्चा गया। तो प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिट कब ज़्यादा से ज़्यादा होगा? जब ये टोटल कॉस्ट कम से कम होगी। अगर टीआर मान लो सेम भी है टोटल रेवेन्यू, बट अगर टोटल कॉस्ट कम हो रही है तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट। तो इसलिए मैंने बोला मिनिमम। ओके, तो ये तो आपको समझ आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉस्ट होती क्या है, ये तो हमें समझ आ गया। अब सेकेंड हम बात करेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब देखो, शॉर्ट रन ऐसे टाइम पीरियड को बोलते हैं जिसमें आप सिर्फ जो वेरिएबल, इसमें उसमें जो कुछ फैक्टर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं एंड कुछ होते हैं फिक्स्ड होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऑर्डर मिला है कि आपको जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर अंदर ना मान लो कि 2000 केक्स का ऑर्डर मिला है, बट आपके पास जो मशीनरी है वो सिर्फ 1500 ही प्रोड्यूस कर सकती है, आपको 500 एक्स्ट्रा चाहिए। अब उस 2 दिन के लिए आपको बस इतना कम टाइम है कि आपको मशीनरी खरीदने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, आपके पास इतना फंड्स वगैरह नहीं है। ओके, तो आप क्या कर रहे हो? और एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हो और लेबर हायर कर रहे हो कि ज़्यादा जने होंगे तो अच्छे से बन पाएगा। ओके, या फिर आप और मिल्क वगैरह ये सब तो खरीदोगे। तो ये जो फैक्टर हुए जिसको आप चेंज कर पा रहे हो, जिनको आप बढ़ा पा रहे हो, वो हुए वेरिएबल फैक्टर। और जो जैसे मशीनरी है जो फिक्स्ड है उसको बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर। अब ये होता है शॉर्ट रन में। और शॉर्ट रन ऐसा नहीं कि किसी के लिए ऐसा नहीं कि मान लो 2 महीने शॉर्ट रन है और 2 साल लॉन्ग रन है। ये जो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन है वो विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम पीरियड तो कभी भी डिफाइन होता ही नहीं है, क्योंकि क्या पता किसी कंपनी के लिए 2 मंथ्स भी बिल्कुल लॉन्ग रन हो, एंड क्या पता किसी के लिए 2 मंथ्स शॉर्ट रन हो। ओके, तो ये कभी भी टाइम पीरियड से डिफाइन नहीं होता। ये इस चीज़ से डिफाइन करता है कि आपके पास कोई फिक्स्ड फैक्टर है या नहीं है, या सारे फैक्टर वेरिएबल है। तो शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। बट लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे सारे ही फैक्टर को चेंज किया जा सकता है, सारे ही फैक्टर जो है वो वेरिएबल फैक्टर होते हैं, एंड कोई भी फिक्स्ड फैक्टर जो है नहीं होता है हमारे लॉन्ग रन में। ओके, तो ये तो आपको समझ आ गया। अब एनसीईआरटी में मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया? बिकॉज आप में से किसी एक ने कॉमेंट किया था कि आपको ऐसे टॉपिक्स चाहिए जो बोर्ड्स में नहीं पूछे जाते हैं, या फिर 11th वगैरह माइक्रो में नहीं आते हैं वैसे स्कूल्स में, बट एनसीईआरटी में दिया और सीयूईटी में आता है, और आपने ये लिखा भी था। सो दैट्स व्हाई आई ब्रॉट अप दिस टॉपिक। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अब हमने डिस्कस कर लिया शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, एंड अब हम चलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पे। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को ऐसे लिखेंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, LRAC, एनसीईआरटी में भी ऐसे लिखा है। ओके, अब हमें पता है, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि
इसको कैसे कैसे लिखेंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो गया, एक हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट जो लॉन्ग रन में, एक तो ये तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो गया, एक होगा सीधा लॉन्ग रन कॉस्ट, ठीक है, टोटल जो होती है, ओके, लॉन्ग रन कॉस्ट होती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होती है। जैसे आपने नॉर्मल मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा है, एवरेज कॉस्ट पढ़ा है, ऐसे ही होता है सब, ठीक है। अब ये हो गया। अब आगे जो है हमें इनकी रिलेशनशिप पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो समझना है, जो डायग्राम दिया है उससे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है वो समझना है, ओके। तो ये देखो अब चलते हैं ऊपर हम, ठीक है, ऑलराइट। तो हमने रूल्स कर लिए सबसे पहले, लॉन्ग रन में क्या होना चाहिए, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो जो टोटल कॉस्ट है और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो एक ही होता है। अब देखो टोटल कॉस्ट हमने कैसे बढ़ा है, टोटल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो मान लो केक को बनाने में आपको जो खर्चा आएगा वो क्या आएगा, मशीन पे जो खर्चा किया वो, और प्लस लेबर और जो बाकी का रॉ मटेरियल है उस पर खर्चा किया वो। तो सिंपल दो पार्ट में होगा। बट अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, लॉन्ग रन में तो जो मशीन है वो भी क्या है, वो भी वेरिएबल फैक्टर है, तो वो उसकी कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट के अंडर आ गई। तो TC इज इक्वल टू TVC इन लॉन्ग रन, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या हुआ, LRAC। अब देखो एवरेज कॉस्ट तो हमने पढ़ लिया कि सॉरी एवरेज कॉस्ट बोल रही हूँ, हमने कॉस्ट तो पढ़ लिया कि क्या होगा नॉर्मल, हमने TVC हो गया, तो ये हो गया TC इज इक्वल टू TVC लॉन्ग रन में, ओके। अब एवरेज कॉस्ट क्या होता है, आप मान लो कुछ आपके क्लास टेस्ट में मार्क्स आए, किसी में 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, या फिर ओवर मैच देखते हैं ना क्रिकेट मैच, उसमें क्या होता है किसी ओवर में तो हमने 35 लिया है, स्कोर किया है, किसी में 10 रन बने हैं, तो ऐसे करके तो आप क्या करते हो फिर लास्ट में एवरेज निकालते हो कि ऑन एन एवरेज हर एक ओवर में कितने हमें कितना स्कोर हुआ है हमारा, राइट। तो ऐसे ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है, मतलब ऑन एन एवरेज हर एक यूनिट ऑफ केक, मतलब जितने हम केक की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज हर एक केक पे एवरेज में कितना पैसे लगा है, सब पे अलग अलग लगा हो सकता है, कोई बड़ा साइज़ का केक हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, किसी का डिज़ाइन अलग हो सकता है, तो सब पे अलग अलग है। मान लो कोई 2000 का है, कोई 500 का है, कोई 450 का है, ऐसे अलग अलग केक हैं, अलग अलग उन पर मटीरियल लगे तो अलग अलग खर्चा भी होगा उनका। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ कि हर एक केक पे ऑन एन एवरेज इतना इसके अराउंड खर्चा हुआ है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल जितने भी केक है उसको बनाने में मान लो 16,000 का खर्चा आया, एंड हमने 4 केक बनाए मान लो, ठीक है, तो क्या हो गया 4,000 आ गई हमारी एवरेज कॉस्ट, ये रही हमारी टोटल कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी यही है क्योंकि सारे फैक्टर जो है लॉन्ग रन में वेरिएबल ही होते हैं, ओके। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। जहाँ पे भी वर्ड मार्जिनल आ जाए ना, उधर समझना ना इकोनॉमिक्स में कि एक एडिशनल यूनिट की बात हो रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ, अगर मान लो मैंने 10 केक बनाए थे, ठीक है, 10 केक तक बनाने में जो मेरी कॉस्ट आई वो आई 2,000 लगा लो 10 केक तक बनाने में। अब मैंने सोचा 11वां केक की क्वांटिटी बनाते हैं, तो जो क्वांटिटी थी 11वें केक की, उसको बनाने में सिर्फ जो 11वां केक था उसको बनाने से मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी, मेरी टोटल कॉस्ट होगी 2100। तो अगर मैं पूछूँ इंडिविजुअली इस जो 11वें केक है उसको बनाने में कितना खर्चा आया, तो कितना आया 100 रुपये का आया। कैसे पता चला हमें, जो टोटल कॉस्ट थी 11 क्वांटिटी केक की टोटल कॉस्ट थी n मान लेते हैं, n इसको बोलते हैं कि 11वें क्वांटिटी पे थी, या फिर ऐसे टोटल कॉस्ट थी जो 11 क्वांटिटी पे माइनस इधर तक क्वांटिटी कितनी थी 10 थी, तो जो टोटल कॉस्ट थी 10 पे उसको माइनस करने से आया। तो इससे क्या फॉर्मूला डिराइव होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TC n माइनस TC n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, ओके। सो आई होप यू गॉट इट, ओके। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट द चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ चेंज इन आउटपुट, ये हमने कर लिया। TC एट Q1 यूनिट्स माइनस TC एट Q1 माइनस 1 यूनिट्स, ओके। इसको या फिर सीधा लिख सकते हैं ऐसे, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इस फॉर्मूले से कर लो चाहे। देखो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ था, ये देखो पहले थी इतनी, फिर होगी इतनी, कितना का चेंज आया 100 का चेंज आया, 100 लिख देते हैं। क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, पहले 10 थी अब 11 होगी, 1 का चेंज आया है माइनस कर दिया, तो कितनी आई मार्जिनल कॉस्ट 100। तो ये दोनों फॉर्मूलेज हैं, ओके। और इसमें से बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो वो भी आपके साथ में कवर हो रहे हैं, ओके। नाउ फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट के जब हम सम करते हैं हर एक यूनिट पे, तो जब उसका टोटल होता है वो टोटल कॉस्ट ही होता है। अब देखो कैसे,
मान लेते हैं इधर लिखती हूँ मैं क्वांटिटी कितनी बनाई है हमने केक्स की, 1 2 3 4। इधर मैं लिखती हूँ मार्जिनल कॉस्ट, मतलब हर एक केक पे कितना हमारा मतलब खर्चा आया, ऐसे कर लो कि बनाने में, ठीक है। अब मान लो पहला जो केक है उसको बनाने में 10 का खर्चा आया, दूसरे को बनाने में 20 का आया, फिर ऐसे ही 5 का आया है, फिर 10 का आया, ऐसे कर लो मार्जिनल कॉस्ट को। ओके, ये हो गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखो पहले केक को बनाने में खर्चा कितना है, 10। टोटल कॉस्ट क्या होती है, जितने टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उनको प्रोड्यूस करने में खर्चा क्या है। अब टोटल कॉस्ट एक यूनिट पे कितनी होगी, जितने उसकी ओवरऑल कॉस्ट होगी ना, मतलब कैसे बताओ आपको, देखो टोटल कॉस्ट क्या होती है एक केक को बनाने में। इधर टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, ये देखो 1 है ना, इधर क्वांटिटी, तो इस एक केक को बनाने में टोटल कितना खर्चा आया, 10 ही आया है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, हर एक एडिशनल यूनिट का खर्चा। तो एक ही एडिशनल यूनिट है अभी तक, तो कोई और एडिशनल नहीं बनाई ना, स्टार्टिंग की है ये, तो MC इज इक्वल टू TC एट द फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, अब टोटल क्या कॉस्ट क्या होगी, 2 को प्रोड्यूस करने में, दूसरे पर्टिकुलर केक को प्रोड्यूस करने में 20 का खर्चा हुआ, पहले वाले को 10, तो टोटल दोनों जो केक है उनको प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा हुआ, 30 का हुआ, दोनों को प्लस कर दो। फिर ऐसे ही अब 30 को 5 से प्लस कर दो, 35 हो गया, 35 को 10 से कर दो, 45 हो गया। तो ऐसे करते करते आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। अब इसको उल्टा कर दो, ऐसे मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगी, देखो कैसे, TC एंड MC, 1 2 3 4 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, 50 40 35 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक केक को बनाने में 50 का खर्चा हुआ, तो उस पहले केक को बनाने में कितने का खर्चा हुआ होगा, ऑफकोर्स 50 का, केक ही एक है, तो अगर टोटल खर्चा उतना है तो उस पर्टिकुलर केक पे भी उतना ही खर्चा हुआ है। अब देखो टोटल कॉस्ट 2 केक को बनाने की 40 आई है, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा ना वो ले लिया, बल्कि सॉरी ज़्यादा लेना चाहिए था मेरे को, आपको ईजिली समझ में आएगा, इसमें नेगेटिव नहीं लेंगे हम, ठीक है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। अब 2 केक्स को बनाने में टोटल कॉस्ट चाहिए अब 60, ठीक है। तो अगर मुझे ये निकालें कि दूसरे केक में कितना खर्चा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, ये देखो 60 है टोटल कॉस्ट 2 को प्रोड्यूस करने की, पहले में कितनी थी 50, तो माइनस करके क्या है 10। अब सिंपली इनको भी ऐसे माइनस कर देंगे, इसमें से ये सेम कॉन्सेप्ट, ईजी है बहुत ज़्यादा, अगर 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ओके, और ये तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही, जिन्होंने कॉस्ट भी नहीं पढ़ा होगा उनको भी समझ आ जाएगा ये। ओके, और अगर आपने कॉस्ट पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। नाउ इम्प्लीकेशंस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल ये हम पढ़ते हैं। रिटर्न टू स्केल हम लॉन्ग रन में यूज़ करते हैं। अब मान लो वही केक वाली फैक्ट्री की बात लेते हैं हम, ठीक है, और ये देखो, ठीक है, क्या होगा केक वाली फैक्ट्री में, ठीक है, इसमें 3 टाइप के होते हैं, देखो रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है, इनपुट्स इंक्रीज बाय सर्टेन प्रोपोर्शन, आउटपुट ज़्यादा बढ़ता है। मतलब मान लो आपने जो केक और एक एक्स्ट्रा केक है उसको बनाने में खर्चा किया आपने 100 रुपये का, केक को बनाने में 100 रुपये का खर्चा किया, बट जो आउटपुट आया, आपका जो प्रॉफिट हो गया वो गया 200 का। तो देखो आउटपुट ज़्यादा बढ़ गया, इनपुट बढ़ाया था 100 से, तो अगर आउटपुट भी 100 से बढ़ता तो होता है कॉन्स्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल, मतलब जितना से इनपुट बढ़ाया उतने से आउटपुट बढ़ गया आपका, राइट। अब इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है, इनपुट तो बढ़ाया 100 से, बट फ़ायदा हो गया बिल्कुल 200 पे पहुंच गया, तो फ़ायदा हो गया हमारा। डिक्रीजिंग रिटर्न क्या है, मान लो इनपुट बढ़ाया 100 से, बट फ़ायदा सिर्फ 50 का मिल रहा है हमें, तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। सिंपल। अब ये क्यों होता है, मान लो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, तो हमें ऐसे ही केक वगैरह बनाना है, तो हम और ज़्यादा इनपुट जो है वो हायर कर रहे हैं, लेबर हायर कर रहे हैं और ज़्यादा, ठीक है। मान लो ये हम केक्स बना रहे हैं, 5 मशीन है हमारे पास, 5 मशीन है, एंड मान लो हम लेबर को हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो 5 मशीन है इनको भी ये लेबर ने बहुत अच्छे से, जैसे जैसे हम लेबर हायर कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो ये जो लेबर है उनकी जब लेबर है, जब उनकी यूनिट्स ज़्यादा हो रही है, मतलब और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हम ला रहे हैं, तो मशीन अच्छे से पूरी यूटिलाइज हो रही है, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो जो एवरेज कॉस्ट है, ऑन एन एवरेज जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। कैसे कम होएगी, देखो ऑन एन एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट अपॉन में जो भी क्वांटिटी होती है, राइट। तो अगर
क्वांटिटी ऑफ केक्स बहुत अच्छी बन रही है और टोटल कॉस्ट जो है ओवरऑल ठीक आ रही है, तो एवरेज कॉस्ट तो कम रहेगी स्टार्टिंग में, या फिर अभी आप इसे छोड़ो, इसी पे फोकस करो इंक्रीजिंग रिटर्न्स वगैरह पे, ठीक है। तो लेबर जो अच्छे से मशीन को यूटिलाइज कर रहा है, तो क्या हुआ कि हमारा खर्चा तो वो 100 रुपये का, बट 200 रुपये का फायदा हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ऐसे ही करते करते हम और लेबर हायर करे जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आ रहा है कि हम अब जो है ना मशीन, मतलब अभी तक तो अंडर यूटिलाइज थी मशीन, अब मशीन फुल्ली यूटिलाइज हो गया बिल्कुल, कि अब पूरे लेबर, मतलब जितने एग्जैक्ट चाहिए ना लेबर, मान लो इन मशीन को चलाने के लिए हमें चाहिए 100 लेबर चाहिए 5 मशीन के लिए, और अभी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अप्लाई होगा, वहाँ पे उतने ही मशीन, इतने ही लेबर है जितने उन पर्टिकुलर नंबर ऑफ मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। तो हमारा को कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब अगर हमने 100 का खर्चा किया है ना, तो 100 का ही फ़ायदा मिल रहा है हमें, तो कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा कुछ भी। अब आगे चलते, बट हम क्या कर रहे हैं, हम लेबर हायर करे जा रहे हैं। अब उन 5 मशीन को चाहिए थे 100 लेबर, हमने डाल दिया 105, तो अब वो आपस में लड़ेंगे, और मशीन भी क्या होगी, मशीन की भी जो वियर एंड टीयर है वो होगा, मशीन का भी ओवर द टाइम वियर एंड टीयर होता है ना मशीन की भी क्वालिटी कम होगी ओवर द ईयर्स, वो भी डिग्रेड हो जाएगी, मशीन में भी दिक्कत आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा खर्चा तो बढ़ रहा है, बट जो आउटपुट है उससे कम बढ़ रहा है, जितना खर्चा बढ़ रहा है उससे कम बढ़ रहा है। ओके, सो ये हो गया डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो आई होप यू गॉट इट। सो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट एंड डिक्रीजिंग, ये सब हो गया। अब देखो सेम मैंने आपको बताया वही, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज बाय अ लेसर प्रोपोर्शन, आउटपुट ज़्यादा बढ़ रहा है, कॉस्ट कम बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। कांस्टेंट में सेम प्रोपोर्शन से होता है, एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज बाय मोर देन दैट प्रोपोर्शन, आउटपुट के प्रोपोर्शन से ज़्यादा बढ़ती है। नाउ एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर देखते हैं अब। जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, इंक्रीजिंग रिटर्न में याद रखना, इंक्रीजिंग रिटर्न है तो इंक्रीज हो रहा है, शायद करो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न में हमें फ़ायदा है। फ़ायदा कब होगा, जब कॉस्ट जो है कम होगी, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो एवरेज कॉस्ट क्या करेगी, फॉल होगी, जब फर्म जो है आउटपुट इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब एज लॉन्ग एज CRS ऑपरेट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या था, एवरेज कॉस्ट सेम रहेगी, क्योंकि हमें ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो सेम रहेगी। DRS में क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल में एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, तभी तो हमें नुकसान हो रहा है, इसमें होता है नुकसान हमें, ठीक है। तो ये हमने कर लिया डिस्कस, ठीक है। अब इसकी शेप पे आते हैं, देखो और टिपिकल फॉर्म, कोई भी फॉर्म है उसकी शेप कैसे होगी। अब हमने डिस्कस किया था, अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया था, एक सेकेंड, या तो अभी हमने सिमिलर एग्जाम्पल लिया था, वही हम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम वही सेम एग्जाम्पल जो है आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। केक फैक्ट्री वाला। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं हमारी कॉस्ट वगैरह जो भी है कॉस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं हमारे जो भी क्वांटिटी है, आउटपुट। अब देखो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे थे, देखो स्टार्टिंग में जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही थी कॉस्ट कम हो रही थी। मतलब मान लो ये है 1 2 3 4 5, ऐसे ले लेते हैं 100 200 300 400, ऐसे करके ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मान लो एक आउटपुट 1 रुपये, मतलब हम एक क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे ना, तो हमें 100 का हो रहा था खर्चा, ठीक है। फिर हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं ना खर्चा, सॉरी एक सेकेंड, स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं, हम एक के ले लेते हैं, एक सेकेंड। स्टार्टिंग में हम 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें हो रहा था 400 रुपये का खर्चा, 400 का एक पे। 2 प्रोड्यूस करी, खर्चा कम हो गया, 300 हो गया। 3 प्रोड्यूस करी और कम हो गया, 4 प्रोड्यूस करी और कम हो गया। ऐसे करते करते अब देखो ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट जा रही है, ऐसे नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। जो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव रिलेशन दिखाता है। मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, तो ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कैसे, आउटपुट तो बढ़ रही है बट कॉस्ट हमारी जो है वो कम होती जा रही है, ऐसे, ठीक है। ये होगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब सिमिलरली अब जो कांस्टेंट रिटर्न है उसमें क्या होगा, उसमें तो सीधा होगा, जितना वो बढ़ रहा है उतना ही, जितनी एक चीज़ बढ़ रही है उतनी दूसरी चीज़ घट रही है, तो सेम चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। ओके, एंड क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न में उल्टा हो जाएगा, वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, ठीक है।
तो यही सेम दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो इनिशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन में डाउनवर्ड स्लोपिंग पार्ट क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न। कैसे पता चला, इसका मतलब है अगर ये नीचे जा रहा है इसका मतलब अगर आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है, आउटपुट यस इधर तक है ना हम, अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो जो कॉस्ट है वो ये देखो कॉस्ट कम हो रही है, आउटपुट बढ़ रहा है कॉस्ट कम हो रही है, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, हमें तो फायदा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगी हमारे फिक्स फैक्टर जो पहले थे वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। और ये होता है मिनिमम पॉइंट ऑफ LRAC कर्व, मतलब जितनी एवरेज कॉस्ट मिनिमम गिर सकती है ना वही पॉइंट होता है जो कि कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल जहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये जो हुआ ये मिनिमम पॉइंट, ये हमेशा याद रखना। मिनिमम पॉइंट पे क्या होता है, मिनिमम पॉइंट पे होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब फिर अपवर्ड स्लोपिंग है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ। डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ LRMC। अब ये जो मार्जिनल कॉस्ट की शेप है वो भी ऐसे यू शेप्ड होती है, मतलब ऐसे इन्वर्स यू नहीं होती, यू शेप होती है, याद रखना। ओके, इनकी शेप्स के लिए भी मैच के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि शेप बताओ कौन सी है। स्टेप 1, फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट बोथ LRMC एंड LRAC आर सेम। ये तो हमने करा ही हुआ है। मान लो पहला केक है, पहला केक को प्रोड्यूस करने के लिए आपका जो कॉस्ट लग रहा है, एग्जैक्ट कॉस्ट पहले की वो 20 लग रहा है, टोटल कॉस्ट भी 20 थी, 20। एंड एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट कितनी है 20, क्वांटिटी क्या है 1 तो 20। तो मतलब फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पे MC इज इक्वल टू TC इज इक्वल टू AC। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रियल लाइफ। ओके, स्टेप 2, एज आउटपुट इंक्रीजेज एंड एवरेज कॉस्ट फॉल्स मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी लेस देन एवरेज कॉस्ट। अब ये देखो हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, सबसे पहले आउटपुट बढ़ता है जैसे जैसे बट कॉस्ट कम हो रही होती है क्योंकि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम रिसोर्सेज का। ठीक है, तो उस टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लेस होनी चाहिए एवरेज कॉस्ट से। अब देखो कैसे, अब ये मैं आगे बताऊंगी, अभी चलते हैं उधर सीधा। आज NCERT भी कवर करेंगे पूरा। ठीक है, अब ये देखो, थिंक ऑफ योर एग्जाम स्कोर्स। सपोज करो तुम्हारे एवरेज मार्क्स जो है 80 आ रहे हैं, 80 एवरेज मार्क्स। ठीक है, एवरेज मार्क्स जो है तुम्हारे वो आ रहे हैं 80। नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स आ गए 95। अभी नेक्स्ट पर्टिकुलर एक टेस्ट की बात चल रही है तो ये क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट की तरह ले लो इसको एंड इसको ले लो एवरेज कॉस्ट की तरह। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स आए 95। तो क्योंकि ये 80 से ज़्यादा है, 95 ज़्यादा है ना, तो अब ओवरऑल अगर हम फिर से एवरेज निकालेंगे, मान लो तुमने 5 टेस्ट दिए, 5 टेस्ट में तुम्हारे ऑन एन एवरेज हर एक टेस्ट में 80 मार्क्स आए हैं, उसमें किसी में 65 हो सकते हैं, किसी में 85 हो सकते हैं, कम ज़्यादा। ठीक है, अब जब तुमने अगला टेस्ट दिया, छठा टेस्ट, तो तुम्हारे इस पर्टिकुलर टेस्ट में 95 मार्क्स आए, मतलब मार्जिनल कॉस्ट होगी 95, इस तरह से। अब अगर हम एवरेज निकालें 6 के 6 का, ठीक है, जितने सारे टेस्ट हैं उनका सबका एवरेज निकालें, तो अब क्या होगा कि इसकी जो ये जो है 95, क्योंकि ये ऑन एन एवरेज ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा मार्क्स आ गए तुम्हारे एक टेस्ट में, तो ओवरऑल जो एवरेज है वो बढ़ जाएगी, ओवरऑल एवरेज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है तुम्हारा। अब देखो, थिंक ऑफ योर एग्जाम स्कोर। सपोज करो तुम्हारे एवरेज मार्क्स 80 है, अब नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हारा स्कोर आ गया 95। क्योंकि 95 ज़्यादा है 80 से, तो ओवरऑल एवरेज जो है बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर तुम्हारी एवरेज कॉस्ट 80 है एंड जो एक और एक्स्ट्रा केक है जो तुम बना रहे हो उसकी कॉस्ट 70 बढ़ रही है, तो तुम कुछ चीप ऐड कर रहे हो, समझ गए ना। मतलब एवरेज कॉस्ट 80 आ रही थी बट नेक्स्ट केक में तुम्हें एग्जैक्ट 70 रुपये का खर्चा हुआ, तो एवरेज कॉस्ट से कम खर्चा हो रहा है तुम्हारा, तो तुम्हारी एवरेज जो है फॉल हो जाएगी। जैसे इसमें बढ़ रही है एवरेज क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से। देखो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, मार्क्स ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट जो है बढ़ रही है। अब इस केस में क्या है, इस वाले केस में मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम है एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, कम जा रही है। ठीक है, ऐसे याद करो। अब सेम है, देखो अब गोल्डन रूल क्या है, एनीथिंग एडेड बिलो द एवरेज पुल्स एवरेज डाउन। मतलब अगर तुम्हारी नॉर्मल एवरेज है उसे अब अगले यूनिट में अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो तुम्हारी नॉर्मल एवरेज है 75 की, मान लो 75 का खर्चा हो रहा है तुम्हें हर एक पर्टिकुलर केक में ऑन एन एवरेज। अगला केक बनाया उसमें तुम्हें एक फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है 80 का और एक में हो रहा है 70 का, तो इससे क्या होगा, इस वाले से तो एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी, इस वाले से एवरेज कॉस्ट कम होगी।
मतलब अगर एवरेज कॉस्ट से कुछ कम खर्चा हो रहा है तो ओवरऑल एवरेज कॉस्ट कम होगी, अगर एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो ओवरऑल एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी। अब यही उसमें अप्लाई होता है इनके, जब हम रिलेशन को पढ़ते हैं, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। ये देखो स्टार्टिंग में मतलब शेप तो सबकी सेम ही है, LRMC LRAC की, ठीक है। सबसे पहले कम होती है एवरेज कॉस्ट स्टार्टिंग में, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे फुल यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का पॉइंट आएगा वहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, फिर खर्चा बढ़ने लगता है बट आउटपुट कम प्रोपोर्शन से बढ़ता है, तो उसको बोलेंगे DRS, ठीक है। तो ये क्या हो गया, IRS हो गया, ये हमारा CRS हो गया ये वाला, एंड ये हो गया हमारा DRS, ठीक है। अब देखो LRMC की शेप भी हमने सेम है, शेप दोनों की सेम है। अब इनका रिलेशन कैसे डिटरमाइन करें, अभी हमने पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। ये देखो ये है एवरेज कॉस्ट, ये है मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो दोनों गिर रही है, एवरेज कॉस्ट भी गिर रही है एंड मार्जिनल कॉस्ट भी गिर रही है, ठीक है। अब क्या है इसमें, एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो ऐसे याद करो जब तक क्या होगा, जब तक एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, या फिर ऐसे याद करो कि जब तक एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों जब एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, एवरेज कॉस्ट जो है गिर रही होती है, ठीक है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों इक्वल होती है, AC = MC, यही पॉइंट है जो कि मिनिमम होता है, मिनिमम पॉइंट ऑफ AC, मिनिमम ऑफ AC है, वहाँ पे MC जो है वो कट करता है AC को, जहाँ पे उसका मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब अगर हम आगे जाते हैं LRMC और LRAC की बात करते हैं, तो देखो क्या हो रहा है आगे। अब यहाँ पे MC बड़ा है और AC छोटा है, जहाँ पर AC छोटा है MC से तो AC राइज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से करना, आपको रिलेशन बहुत ज़्यादा आता है, तो रिकॉल कर लो जल्दी से। लेफ्ट ऑफ Q1, ये Q1 है, हमने पॉइंट लिया Q1, ठीक है। इसके लेफ्ट में क्या हो रहा है, इसके लेफ्ट में देखो MC जो है LRMC वो कम है AC से, AC बड़ा है तो AC क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब AC ऐसे याद करना, जब AC बड़ा होगा तो AC जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होगा, जब AC छोटा होगा MC से तो AC जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा, ऐसे याद करो। एग्जैक्टली एट Q1 पे क्या हो रहा है, बोथ इक्वल है, मिनिमम पॉइंट है AC का, LRAC कर्व का, ठीक है। अब राइट में क्या हो रहा है, राइट में देखो AC जो है वो छोटा है आई गेस इसमें, या एंड MC जो है वो बड़ा है, इसमें क्या हो रहा है फिर AC जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे याद करो की टेक अवेज क्या है, इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल एंड TC कोइंसाइड्स विद TVC, और LRAC LRMC दोनों यू शेप्ड होते हैं, इंपॉर्टेंट है। यू शेप क्यों होते हैं, हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग कांस्टेंट और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की वजह से। एंड LRMC कर्व बहुत बार क्वेश्चन आया PYQ है कि कहाँ से कट करता है LRAC को, हमने पढ़ा था जहाँ पे मिनिमम पॉइंट होता है LRAC कर्व का। सो या दिस वाज ऑल, एंड इसका NCERT है, थोड़ा सा हम रिवीजन पर्पज़ के लिए पढ़ लेंगे। वैसे जो स्लाइड्स है वो स्ट्रिक्टली NCERT बेसिक, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है आपको समझ नहीं आएगा, NCERT रीड करना। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, पार्ट 2 फिर हम उसमें NCERT कवर करेंगे। एंड इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी मैं, इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस करेंगे हम, ताकि आपके टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाए। थैंक यू वेरी मच।